है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से टूटने से आ रही है। यहाँ पर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इज H2S, वाटर नहीं होगा, इसलिए यहाँ से कोई भी ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होगी। NADH2 वगैरह यहाँ पर रिड्यूसिंग पावर यूज हो जाएंगी दोनों जगहों पर, और ATP वगैरह। तो अल्टीमेटली जो बेसिक जो थिंकिंग याद रखनी है, ये सब एनसीईआरटी में कुछ नहीं दिया हुआ है, ये सब कुछ नहीं पूछा जाता है। जो बेसिक्स याद रखने हैं वो ये याद रखने हैं कि कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया के केस में इनऑर्गेनिक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन होता है, जिससे एनर्जी रिलीज होती है, और वो एनर्जी ट्रैप हो जाती है एटीपी और NADH2 में, जिसके थ्रू एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को एसिमिलेट किया जाता है। इसके अलावा रिसाइकलिंग करते हैं। रिसाइकलिंग में रोल होता है बेटा, क्योंकि जब इनऑर्गेनिक कंपाउंड टूटेगा तो वो मिनरल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, एलिमेंट अलग अलग हो जाएंगे, और वो एलिमेंट सॉइल में आएंगे, सॉइल से कोई ट्री लगा हुआ है उसमें चले जाएंगे, देन फिर ट्री डिकम्पोज हो जाएगा, देन फिर वो सॉइल में आ जाएंगे। दैट इज द रिसाइकलिंग ऑफ मिनरल्स। कुछ नाम याद रखने हैं। हाइड्रोजन बैक्टीरिया, नाइट्रीफाइन बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया नहीं, कंफ्यूजन होगा। नाइट्रीफाइन बैक्टीरिया जो अमोनिया को नाइट्राइट, नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोबैक्टर। ये कई बार आया हुआ है पीएमटी में। तो दो ही नाम आते हैं ज्यादातर बेटा, कीमोसिंथेटिक, और ये एनसीईआरटी में गिवन भी है, और यहाँ पर नहीं गिवन है। तो जब आप मिनरल न्यूट्रिशन पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोबैक्टर आर कीमो ऑटोट्रॉफ। इसके अलावा सल्फर बैक्टीरिया, तो सल्फर बैक्टीरिया पर्पल या ग्रीन सल्फर नहीं, केवल सल्फर बैक्टीरिया थियोबैसिलस। आयरन बैक्टीरिया, जहां पर आयरन प्रोडक्ट टूट रहा है, लेप्टोथ्रिक्स वगैरह। अब ये मैंने बना तो दिया है कि कुछ लोग पूछते हैं हमें बहुत डेप्थ में पढ़ना है, तो पढ़ लो यार, ये आएगा कुछ नहीं। फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया को एक बार फिर हमने कर दिया अलग, हमने नाम दे दिया फोटोलिथोट्रॉफ। लिथो का मतलब इनऑर्गेनिक, उसमें जो फोटोलिसिस होगी वो इनऑर्गेनिक मटेरियल की होगी, लाइक H2S। अब अगर वहां पर बैक्टीरियो परप्यूरिन है और H2S है तो नाम हो गया पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, क्रोमेटियम, थियोस्पेरिलम। अगर वहां पर बैक्टीरियो वायरिडीन है, H2S है जो टूट रहा है, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, क्लोरोबियम। फोटो ऑर्गेनोट्रॉफ, अब तो वही जो टूटेगा वो इनऑर्गेनिक मटेरियल नहीं है, ऑर्गेनिक है। अब नाम देंगे पर्पल नॉन सल्फर, ग्रीन तो यहाँ पर बेटा पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया रोडोस्पेरिलम, ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया क्लोरोनियम। तो ये बहुत एडवांस क्लासिफिकेशन है, हम सिर्फ एक बार पढ़ लें इसको, बाकी बहुत ज्यादा अपने नीड पॉइंट ऑफ व्यू से इसको फोकस करने की जरूरत नहीं है, ना तो एग्जाम्पल और ना तो चीजें फंडामेंटल। बस याद रखें कि एक यूनिक चीज है बैक्टीरिया के केस में जिसे कहते हैं कीमोसिंथेसिस या कीमो ऑटोट्रॉफिक, वो पॉइंट बस याद रखना है। बाकी फोटो सिंथेटिक भी होते हैं और कीमोसिंथेटिक भी होते हैं। तो ये न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख सकते हैं। देखो बेटा, नेक्स्ट रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में कोनिडिया के थ्रू भी हो रहा है, बडिंग भी हो सकती है बैक्टीरिया में, स्पोर फॉर्मेशन भी हो सकता है बैक्टीरिया में, बट द मोस्ट कॉमन मेथड इज बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन में सिंपल न्यूक्लियस का डिवीजन, न्यूक्लियस है नहीं तो क्रोमोसोम का डिवीजन। स्पिंडल फाइबर इन्वॉल्व नहीं है, पॉइंट बताया था मैंने आपको। क्या नाम दोगे? माइटोसिस।
एमाइटोसिस। अब रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, मीजोसोम डिवीजन, मेम्ब्रेन फॉर्मेशन, क्रॉस वॉल फॉर्मेशन, ये लाइन मैंने सेल वाले टॉपिक से उठा के रख ली, क्योंकि पढ़ रहे हैं बैक्टीरिया, पढ़ रहे हैं किंगडम मोनेरा, और ये हमने कोरिलेट कर दिया। आपका जो चैप्टर था सेल, जो हम लोग पढ़ चुके हैं, उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा? मीजोसोम के फंक्शन में मीजोसोम इन्वॉल्व इन डीएनए रेप्लिकेशन, याद आया? सेप्टा फॉर्मेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर सेल्स। लाइन लिखी हुई है एनसीईआरटी की? यस सर। सामने देखो, यस सर, सामने बना हुआ है। जो क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम मीजोसोम, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, वो उसको होल्ड करती है, ये अपने जगह पे बना रहे, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है नहीं बेटा, ये एक ही जगह पर रहे वहां पर। ठीक है, मीजोसोम अटैच हो गया। अब डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ, सर्कुलर डीएनए है, सर्कुलर क्रोमोसोम है। सर्कुलर डीएनए जब ओपन होगा और इस पर दूसरी चेन बनेगी, डॉटर चेन, तो एक स्टेज आएगी जहां पर ये अपने आप को थीटा रिप्रेजेंट करेगा, थीटा या 8। ये साइंटिस्ट का नाम था कैरन, इन्होंने इसको कहा थीटा मॉडल। इसको मॉलिक्यूलर से भी जोड़ सकते हैं कि जहां पर बैक्टीरियल क्रोमोसोम है, जहां पर सर्कुलर क्रोमोसोम है, जहां पर सर्कुलर डीएनए है, वहां पर जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है तो बीच में एक फेज आती है 8 शेप या थीटा शेप। इसको नाम दिया थीटा मॉडल ऑफ डीएनए। अब मीजोसोम यहां भी अटैच हो गया, तो मीजोसोम हेल्प इन डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, अब जब रेप्लिकेशन हो गया तो दोनों क्रोमोसोम अलग हो गए, और अब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ जा रही है सेप्टा बनाने के लिए। बस इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नाम हो गया सेप्टल मीजोसोम। सेप्टल मीजोसोम बन गया। सेप्टल मीजोसोम बन जाने के बाद में, सेप्टल मीजोसोम बन जाने के बाद में क्या हुआ? क्रॉस वॉल आ गई, मतलब सेल वॉल आ गई। क्रॉस वॉल का मतलब सेल वॉल आ गई, और 2 डॉटर सेल बन गई, दैट इज बाइनरी फिशन। वन फोर्थ पार्ट बैक्टीरिया से भरा हुआ है, और इसको भरने में टाइम लगा 28 मिनट। अगर बैक्टीरिया का डिवीजन टाइम 1 मिनट है, तो पूरा भरने में कितना टाइम लगेगा? सर एक बार रिपीट करना। बैक्टीरिया का बाइनरी फिशन टाइम है 1 मिनट। 1 मिनट में बैक्टीरिया डिवाइड होता है। 1/4 पार्ट लीटर का 28 मिनट्स में भर गया। फुल पार्ट भरने में कितना टाइम लगेगा? 2 मिनट। 30 मिनट। 2 मिनट और टोटल 30 मिनट। 2 मिनट और टोटल 30 मिनट। 1/4 सपोज 100 बैक्टीरिया, सपोज, तो 100 से 200 होने में 1 मिनट ही तो लगा। यस सर। और 200 का मतलब कितना हो गया? हाफ। 200 से फिर 1 मिनट लगा बाइनरी फिशन, लो 400, मतलब एडिशनल 2 मिनट और लगे, तो टोटल टाइम लग गया 30 मिनट। एक तरीका ये क्वेश्चन का। दूसरा तरीका, इनिशियल 10⁵ बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का डिवीजन टाइम 35 मिनट है, तो बताओ 140 मिनट के बाद कितना होगा? इतना आसान। डबल करते चले जाओ, डबल करते चलेगा। फिर एनसीईआरटी कहती है, एनसीईआरटी की 2 लाइन, फेवरेबल कंडीशन में तो बाइनरी फिशन होगा,
और अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर फॉर्मेशन। ये लाइन लिखी हुई है एनसीईआरटी में, इसी चैप्टर में। यस सर। हाँ, फेवरेबल कंडीशन में बाइनरी फिशन और अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर फॉर्मेशन। कोई बात नहीं, स्पोर जो बना वो अंदर बना, नाम दे दिया इंडोस्पोर। अब जब आपने बैसिलस
साइनोबैक्टीरिया में फ्लैजिला नहीं है, याद रखना ये पॉइंट, फ्लैजिला नहीं है। ये यूनिसेल्ड भी हो सकते हैं, ये मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं, फिलामेंटस है, कॉलोनी बना के रहते हैं। जब आप कहते हैं वर्ड काई कि ये हरे रंग की काई जमी हुई है वाटर के ऊपर, बारिश के दिनों में सॉइल के ऊपर, और उस काई के ऊपर हम आप चाहते हैं कि हमारा पैर ना पड़े क्योंकि बहुत ही स्लिपरी अपीयरेंस होता है, हम फिसल जाते हैं उस पर। बेटा उस काई पर ग्रीन एल्गी तो होती ही है, लेकिन बहुत ज्यादा ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, और उस ब्लू ग्रीन एल्गी की वजह से उस ब्लू ग्रीन एल्गी में म्यूसिलेज शीट होती है, स्लाइम लेयर होती है, तो इतना ज्यादा स्लाइम होता है कि हमारा पैर पड़ते ही फिसल जाते हैं। आई बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. तालाब में जो काई के फ्रेगमेंट्स हम देखते हैं बड़े बड़े ग्रीनिश कलर के, बेटा उसी को हमने इंग्लिश में कहना शुरू कर दिया एल्गल ब्लूम। क्या कहना शुरू कर दिया? Algal Algal bloom. bloom. यस। तो एल्गल ब्लूम में नॉर्मल एल्गी भी रहती हैं, और लेकिन ब्लू ग्रीन एल्गी भी बहुत सारी होती हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी जो होती हैं वो भी बहुत सारी होती हैं बेटा, एना बिना वगैरह ये सब उसमें एल्गल ब्लूम में होती हैं। एक ब्लू ग्रीन एल्गी है। फिर क्वेश्चन आया बेटा पूरी दुनिया में जो रेड कलर से फिनोमिनन हो रहा है, रेड कलर से, वो कभी रेड एल्गी से नहीं हो रहा है, याद रखना ये बात। क्योंकि रेड एल्गी जो होती है, मेजॉरिटी ऑफ द रेड एल्गी वो डेप्थ में रहती है वाटर के, और वो फिनोमिनन हम ऊपर देखते हैं। जैसे हमने रेड टाइड देखा, नो रेड एल्गी नहीं, डाइनोफ्लैजिलेट, डाइनोफ्लैजिलेट। हमने रेड सी देखा, बिल्कुल रेड एल्गी नहीं, ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी। हमने रेड स्नो देखी, बिल्कुल रेड एल्गी नहीं, ग्रीन एल्गी, माइडोमोनास निवेलिस। तो दुनिया में जो रेड टर्म दिया गया है, रेड स्नो, रेड टाइड, रेड सी, सभी के आगे लिखा होता है रेड एल्गी। नो, गलत। कभी रेड एल्गी को ऑप्शन को टिक नहीं करना है, कंफ्यूजन के लिए मैच द कॉलम में देते हैं। तो यहां पर साइनोबैक्टीरिया है ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रम, साइंटिस्ट का नाम है गाइडेकोव्स। हम जानते हैं कि जब हम फिजिक्स में जाएंगे तो ये जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं ये पर्टिकुलर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं। जब पर्टिकुलर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करके इमिट किया जाता है तो उसका एक कलर डेवलप होता है, ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, और वो कलर हम पर्टिकुलर डायरेक्शन से ही देख सकते हैं। तो क्या होता है बेटा, रेड सी को जब नॉर्मली आप देखने जाओगे तो वो लाल पानी नहीं है ना, वो ब्लू कलर का ही पानी है। आप डाल के देखेंगे अपना यूट्यूब वगैरह पे या कहीं पर भी, पानी वो नीला है जैसे नॉर्मली सी का होता है। हाँ, लेकिन दिन में पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में देखने पर, जैसे सनलाइट जिधर से आ रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम उधर खड़े हुए हैं तो वो वाटर हमें रेडिश कलर का दिखाई पड़ता है। ये होता है ट्राइकोडेस्मियम में मौजूद फाइकोएरिथ्रीन पिगमेंट्स की वजह से। इसको एक्सप्लेन किया गाइडेकोव्स ने, इसका नाम हो गया गाइडेकोव फिनोमिनन। उसने बताया कि ये क्रोमेटिक एडाप्टेशन है फाइकोएरिथ्रीन की वजह से, कि रेड सी का जो वाटर रेड हमें कभी कभी दिखाई पड़ता है वो दिखाई पड़ता है ब्लू ग्रीन एल्गी से। किससे दिखाई पड़ता है बेटा? Blue green algae sir. बस। तो देखो Excuse me, तुम्हारा sir. नीट में जो तुम्हारा क्वेश्चन आएगा वो ट्राइकोडेस्मियम नहीं दिया होगा ना, नीट में सिर्फ क्वेश्चन आएगा कि रेड सी इज कॉज्ड बाय, नीचे दिया हुआ है रेड एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, ग्रीन एल्गी। तो बस तुम्हें ब्लू ग्रीन एल्गी करके देखना है। यस बेटा, कोई कुछ पूछ रहा था? Sir, red tide is also caused by blue green alga. No, red tide is caused by another protist, that is Granulax. Dinoflagellate. dinoflagellate। Thank you. और ऐसे ही
कुछ पहाड़ हमें रेड कलर के दिखाई पड़ते हैं यूएस में, तो वो जो रेड पहाड़ दिखाई पड़ते हैं, रेड स्नो, वहां पर एल्गी है, ग्रीन एल्गी, क्लेमाइडोमोनास, उसमें रेड कलर का पिगमेंट होता है। तो वो भी रेड एल्गी की वजह से नहीं है, वो भी ग्रीन एल्गी की वजह से है। तो कई बार अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं कि लगा तो सब में रेड 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 है, तो हो सकता है कोई ना कोई रेड एल्गी से हो। ध्यान रखना, कोई फिनोमिनन रेड एल्गी से नहीं है। ओके, अब जरा ध्यान से देखो, ये एक फिजियोलॉजी मैंने दिखाई है, 2 मिनट का टाइम दो इसको, फिर मैं समझाता हूं आपको। पहले आप थोड़ा सा समझो, फिर आगे मैं बताऊंगा आपको। अभी हो गया बेटा? देख लिया बेटा? Yes. अब क्या है बेटा, देखो कुछ जो ब्लू ग्रीन एल्गी है उसमें क्या आप देख रहे हो, पहले तो नाम बताओ। आपकी एनसीईआरटी में कौन सी बनी है? Nostoc. ठीक है, Nostoc. नोस्टॉक, एनाबिना, ये नाम एनसीईआरटी के हैं। 12th क्लास में ऑसिलेटोरिया भी दिया है। Yes, sir. नोस्टॉक, एनाबिना, टोलिपोथ्रिक्स, परफॉर्म, लेकिन हर सेल नहीं, हर सेल नहीं। सुनो, बाकी जो सेल्स हैं वेजिटेटिव सेल, वो क्या परफॉर्म कर रही हैं? देखो
photosynthesis. Photosynthesis. अब फोटोसिंथेसिस को हमने लिख दिया क्या? Reduction of carbon. अब दो क्वेश्चन है, रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन, रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन को क्या कह सकते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन। यस। अब ये दो टर्म आ जाते हैं, बच्चे कंफ्यूज, ये पूछा क्या गया? तो याद रखो, जितनी वेजिटेटिव सेल है उन सब में रिडक्शन ऑफ कार्बन हो रहा है, दैट मींस फोटोसिंथेसिस हो रही है। लेकिन हेट्रोसिस्ट थिक वॉल्ड सेल, और इसकी वॉल ऑक्सीजन को अंदर नहीं आने देती। क्यों? क्योंकि हेट्रोसिस्ट के अंदर जो नाइट्रोजनेज है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में खराब हो जाएगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में खराब हो जाएगा। इसलिए हेट्रोसिस्ट में कंडीशन क्या बनी रहती है? Anaerobic. अब जरा तुम ये बताओ कि राइजोबियम में ये एनारोबिक कंडीशन बनाई किसके थ्रू गई थी? वहां पर थिक वॉल नहीं थी। वो था Leg hemoglobin. हाँ बनी थी, यहाँ ऑलरेडी बनी है, वहां लेग हीमोग्लोबिन बनाया गया था, यहाँ पर थिक वॉल कर दी गई, ऑक्सीजन अंदर नहीं आ पा रही है, नाइट्रोजनेज एक्टिव हुआ, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स किया, बस। अब देखो, अब जब हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस पढ़ा था तो जो फोटोलिसिस ऑफ वाटर वाला सिस्टम था वो फोटो सिस्टम 2 में लगाया था या 1 में? तो आप देखोगे अपनी एनसीईआरटी में वो फोटो सिस्टम 2 के साथ एसोसिएट था, ठीक है। वेजिटेटिव सेल में ऑक्सीजन भी इवॉल्व हो रही है, लेकिन हेट्रोसिस्ट में कौन सा फोटो सिस्टम नहीं होगा? सेकंड नहीं होगा। तो ऑब्वियसली वहां पर ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होगी और नाइट्रोजनेज जो एंजाइम है वो सेफ रहेगा, और इस तरीके से यहाँ पर नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा है। तो अब बेटा किसी को पूछना है? एक्टिव होता है क्या बेटा? हेट्रोसिस्ट में जो PS1 होता है वो एक्टिव होता है, PS2 तो प्रेजेंट ही नहीं है। हाँ, PS1 एक्टिव है, और PS1 में सिर्फ क्या बनेगा? ATP। तो ATP तो चाहिए उसको एनर्जी के लिए, ठीक है ना? अब वही सारी बातें मैंने लिख दी। नाइट्रोजनेज फिक्सेशन अंडर एनारोबिक कंडीशन occurs in special cell called heterocyst. Heterocysts are thick-walled and impermeable to oxygen. Heterocysts lack photosystem second because nitrogenase is very sensitive to oxygen. CO2 fixation done by vegetative cells only. मतलब हेट्रोसिस्ट में क्या नहीं होगी? Photosynthesis नहीं होगा. बाकी CO2 फिक्सेशन, हाँ, CO2 फिक्सेशन जो है, फोटोसिंथेसिस जो है वो हेट्रोसिस्ट में नहीं होगा। इसके अलावा नोस्टोक एनाबिना फ्री लिविंग भी नाइट्रोजन फिक्स कर लेते हैं, और एनाबिना कोरेलाइट रूट ऑफ साइकस और एजोला लीफ के साथ, एजोला लीफ को 12th क्लास की बुक में क्या लिख दिया? Fertilizers. एक बार एक क्वेश्चन दिया हुआ, कहां पर दिया हुआ मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो पैकेज में कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। उसमें लिखा हुआ है कि फार्मर यूज विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल इन पैडी फील्ड। पैडी मीन्स धान, मतलब राइस फील्ड। राइस फील्ड में फार्मर क्या यूज करता है फर्टिलिटी के लिए?
अब सुनना जरा, एजोला लीफ। वहाँ 1 मिनट, वहाँ 2 ऑप्शन है, एनाबिना भी है और एजोला भी है। वहाँ 2 ऑप्शन है, एनाबिना भी है और एजोला भी है। विच वन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट? एजोला। एजोला लीफ। बेटा उसमें क्वेश्चन में पूछा गया है फार्मर क्या यूज करता है, तो फार्मर अपने हाथ में एनाबिना थोड़ा ले जाता है। फार्मर को ये मालूम है, फार्मर एक लेमैन है और ट्रेडिशनली चलता चला आ रहा है। उसके बाप दादाओं ने बता रखा है कि भाई धान की फसल में, धान की फील्ड में तुम ये एजोला लीफ होती है, इसको काट के डाल दिया करो। तो एजोला लीफ को काट के डालना है। तो फार्मर क्या अपने साथ ले गया बेटा? एजोला लीफ ले गया। उसे नहीं पता है इसके अंदर एनाबिना है, ये तुम्हें पता है इसके अंदर एनाबिना है। तो एजोला लीफ तो नॉर्मल लीफ हो गई, लेकिन उसके अंदर कैविटी में एनाबिना है जो क्या कर रहा है? नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहा है वहां पर और नाइट्रोजन की सप्लाई को एनहांस कर रहा है। क्लियर पॉइंट हुआ? तो उस क्वेश्चन का आंसर है कि फार्मर ने क्या यूज किया? फार्मर ने एजोला यूज किया। क्लियर पॉइंट? तो क्वेश्चन भी ध्यान से पढ़ा करो। ये क्वेश्चन पहली नजर में आएगा ना तो तुम क्या समझोगे? अरे इस क्वेश्चन में तो पूछा गया है इंटरनली एनाबिना सही होगा, क्योंकि एनाबिना ही नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगी। नहीं, क्वेश्चन पूछा गया है फार्मर ने क्या यूज किया, तो फार्मर ने बैक्टीरिया नहीं यूज किए थे, फार्मर ने जो फील्ड में डाला वो एजोला लीफ थी। क्लियर पॉइंट हो गया? यस सर। अब नेक्स्ट पॉइंट, क्या टर्म लिखा हुआ है? साइनली। साइनली क्या हो गया बेटा? कुछ बहुत छोटी ब्लू ग्रीन एल्गी प्रोटोजोआ के अंदर भी रह पाती हैं। प्रोटोजोन्स जो होते हैं तो उनको साइनली नाम दे दिया। माइक्रोसिस्टिस, ये एल्गी मेनली एल्गल ब्लूम कॉज करती है। नो डाउट एल्गल ब्लूम में और बहुत सारी एल्गी भी होती हैं, ग्रीन एल्गी, अदर ब्लू ग्रीन एल्गी, लेकिन उसमें ब्लू ग्रीन एल्गी की कौन सी स्पीसीज बेटा? माइक्रोसिस्टिस। अब सुनो, ये लिखा है माइक्रो, MICRO, ये नाम है, और एक नाम है मैक्रो, MACRO। जानते हो मैक्रोसिस्टिस जो है वो लार्जेस्ट एल्गी है, वो ब्राउन एल्गी में है। थोड़ा सा टर्म है, मैक्रो नहीं माइक्रोसिस्टिस। छोटी छोटी चीजें हैं, ध्यान रखना पड़ता है। स्पाइरुलिना आपको मालूम ही है, सिंगल सेल प्रोटीन की तरह यूज करते हैं, रिसोर्स ऑफ प्रोटीन। उसके अलावा कुछ एडिशनल पॉइंट, रिप्रोडक्शन हो रहा है। अगर यूनिसेल्ड ब्लू ग्रीन एल्गी है तो बाइनरी फिशन, फिलामेंटस है तो फ्रेगमेंटेशन। अब सुनना जरा, हार्मोगोनिया कुछ नहीं बेटा। फ्रेगमेंटेशन का मतलब ये हुआ कि कोई भी मल्टी सेलुलर नोइस्टोक वो बीच से टूट गया, फ्रेगमेंट्स बन गए, दैट इज फ्रेगमेंटेशन। हार्मोगोनिया में क्या होगा? एक स्पेशल डिस्क बनेगी 2 सेल के बीच, इस डिस्क का नाम होगा नेक्रीडिया, और नेक्रीडिया यहां से हट जाएगी और 2 फ्रेगमेंट बन जाएंगे। उन दोनों फ्रेगमेंट को नाम क्या दोगे? हार्मोगोनिया। समझ में बात आई? फ्रेगमेंटेशन और हार्मोगोनिया। फ्रेगमेंटेशन डायरेक्ट टूट जाएगा, हार्मोगोनिया में बीच में डिस्क आएगी, बस खत्म बात होगी। अब हेटेरोसिस्ट, ध्यान दो, पूछा गया हेटेरोसिस्ट का प्राइमरी फंक्शन नाइट्रोजन फिक्सेशन और हेटेरोसिस्ट का सेकेंडरी फंक्शन रिप्रोडक्शन। वेरी गुड, क्योंकि उसमें भी फूड भरा होता है। और जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो सारी की सारी वेजिटेटिव सेल खत्म हो जाती है, लेकिन ये थिक वॉल होती है, ये पड़ी रहती है। और जब फेवरेबल कंडीशन आई
तो फिर यहीं से जर्मिनेशन हो जाता है। ऐसे ही एकाइनीट होती है। एकाइनीट बहुत सारी एल्गी में बनती है, ग्रीन एल्गी में भी बनती है, यूलोथ्रिक्स में भी बनती है, स्पाइरोगैरा में भी बनती है। अब एकाइनीट क्या है? फिर अनफेवरेबल कंडीशन आई, पानी खत्म हो गया पॉन्ड से, तो पानी जब पॉन्ड में खत्म हो रहा था तो बाकी जो वेजिटेटिव सेल थी उन्होंने एक सेल के अंदर अपना फूड डाल दिया, सैक्रिफाइस कर दिया, तो बाकी सब सेल्स खत्म हो गई, लेकिन एक सेल उसमें फूड बहुत ज्यादा था तो वो अनफेवरेबल कंडीशन में रिस्पायर करती रही, और वैसे ही 1-2 महीने के बाद बारिश हो गई, फिर पॉन्ड भर गया पानी से, फिर वो अपने आप को डिवाइड करने लगी। तो एकाइनीट क्या हो गई? फूड स्टोरेज सेल, और इससे भी नए फिलामेंट बन सकते हैं, दैट इज रिप्रोडक्शन। क्लियर हो गया बेटा? यस सर। सर ये प्रोसेस सारे साइनोबैक्टीरिया में प्रेजेंट होगा? नहीं, कहा मैंने लिखवाया सारे साइनोबैक्टीरिया में प्रेजेंट होगा? देखो ऊपर, ओके सर। स्पाइरुलिना में कहा होगा, माइक्रोसिस्टिस में कहा होगा, फिर ओके सर। अब एक और ग्रुप आ गया बैक्टीरिया का। अब इस ग्रुप को नाम दिया, ये नहीं है एनसीईआरटी में, लेकिन नाम एक जगह पर फिलामेंटस बैक्टीरिया दिया है, और ये नाम दिया है मिनरल न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में, देखा? इसलिए मैंने इस पॉइंट को ऐड कर दिया यहां पर। एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन मिनरल न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में दिया हुआ है फ्रैंकिया, और फ्रैंकिया के लिए लिखा हुआ है फिलामेंटस बैक्टीरिया। सुनो, अब कुछ बैक्टीरिया फंजाई की तरह दिखते हैं, यहां तक कि उसमें बाइनरी फिशन भी नहीं होता है। क्या हो रहा है? फंजाई की तरह फॉर्मेशन और रेज निकली हुई है, जैसे माइसीलियम में रेज निकलती हैं, रेज। एक्टिनो का मतलब रेज, माइसिटीज का मतलब फंजाई की तरह, लेकिन अंदर का ऑर्गेनाइजेशन और सेल वॉल बैक्टीरिया की तरह थी, इसलिए हमने इसको फंजाई में नहीं रखा, हमने इसको प्रोकैरियोट किंगडम मोनेरा में रखा। नाम दे सकते हैं रे फंजाई, नाम दे सकते हैं माइसीलियल बैक्टीरिया, नाम दे सकते हैं एक्टिनोमाइसिटीज, बट है ये बैक्टीरिया फिलामेंटस बैक्टीरिया। ये ग्राम पॉजिटिव होते हैं। सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी है, लेकिन एक यूनिक चीज आ गई, सेल वॉल में माइकोलिक एसिड आ गया। माइको टर्म फंजाई से आया। रिप्रोडक्शन मेनली ये स्पोर फॉर्मेशन या कोलिडिया के थ्रू कर रहे हैं, और कनेक्टिंग लिंक बिटवीन बैक्टीरिया एंड फंजाई। और एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं, याद आ गया मुझे, मोस्टली मेंबर्स आर डीकंपोजर्स। ये बेस्ट डीकंपोजर्स होते हैं, लेकिन मोस्टली मेंबर मैंने लिखा है, सारे नहीं लिखे। इसका मतलब कुछ पैरासाइट भी हो सकते हैं। अब पढ़ते थे तो ट्यूबरक्लोसिस, और आपने पढ़ा बैक्टीरियल डिजीज, लेकिन एक्चुअली जो बैक्टीरिया है वो कौन सा है? फिलामेंटस बैक्टीरिया। नाम देखो कैसे रखा गया, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, माइको टर्म लगा दिया गया, फिलामेंटस है। डिप्थीरिया के लिए कोराइनी बैक्टीरियम। जब बारिश होती है, पहली बारिश, तो सॉइल पे जब बारिश पड़ती है तो सॉइल से खुशबू आती है, नोकार्डिया बैक्टीरिया होता है।
जियोस्मिन नाम देते हैं उस स्मेल को, अर्थी स्मेल जो होती है। इसमें वोलेटाइल ऑयल होते हैं, बारिश जब पड़ती है तो वो बारिश के साथ मिक्स होकर स्मेल प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा एनसीईआरटी में मिनरल न्यूट्रिशन में एक एग्जांपल दिया फ्रैंकिया, और फ्रैंकिया भी सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है, रूट नेड्यूल बनाता है, लेकिन किसमें? लेग्यूम प्लांट में नहीं, नॉन लेग्यूम प्लांट्स में, जैसे एल्नस कैसोराइना। राइजोबियम रॉड शेप बैक्टीरिया है, फ्रैंकिया फ्लामेंटस बैक्टीरिया है। क्वेश्चन आया, which of the following filamentous bacteria responsible for nitrogen fixation? अब दोनों नाम दिए, राइजोबियम भी दिया, फ्रैंकिया भी दिया। आपने सिर्फ देखा नाइट्रोजन फिक्सेशन, राइजोबियम को कर दिया टिक, गलत। फिलामेंटस बैक्टीरिया पूछा था फ्रैंकिया, और जो राइजोबियम होता है वो रॉड शेप की कैटेगरी में आता है। इसके अलावा इस एक्टिनोमाइसीज में, इस फिलामेंटस बैक्टीरिया में एक है स्ट्रेप्टोमाइसिस, स्ट्रेप्टोकोकस नहीं ना, स्ट्रेप्टोबैसिलस नहीं, वो बैसिली है, वो कोकी है, ये माइसिस है। माइसिस का मतलब फिलामेंटस, फिर फंजाई की तरह। वैरायटी ऑफ एंटीबायोटिक जो आजकल यूज करी जाती हैं, कॉमन क्लोरामफेनिकोल, स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनिजिली, टेरामाइसिन रेमोसस, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्राइसस, एरिथ्रोमाइसिन एरिथ्रस, नियोमाइसिन फ्रेडी, दे आर एंटीबायोटिक्स। 100 टाइप की एंटीबायोटिक्स निकलती है स्ट्रेप्टोमाइसिस स्पीसीज से। अब तक कोई कंफ्यूजन, कुछ पूछना है? No, sir. बेटा टाइम कम है, अगर पेपर मई में नहीं होगा तो जून में होगा। तो हमें टाइम नहीं है हमारे पास, सिर्फ 5-6 महीने बचे हुए हैं, और पढ़ना है हमें पूरा 11th और पूरा 12th। तो बायोलॉजी जो पढ़ो वो एनसीईआरटी, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी अपने पास रखो, और उसके बाद जब भी आप पढ़ो तो ये जो मैं नोट्स आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, इनको जरूर निकलवा लो बेटा, क्योंकि बुकलेट में भी वही दिया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा कई चीजें होती हैं और हमारा मन करता है कि हम इसको भी पढ़ लें, हम इसको भी पढ़ लें, हम इसको भी पढ़ लें। फिर अगर आपके पास ट्रूमैन रखी होगी तो आप कहोगे हम लॉ ट्रूमैन से भी थोड़ा पढ़ लें। अब आपके पास अगर अरिहंत होगी तो लॉ इसको भी थोड़ा पढ़ लें, लॉ पुराने क्वेश्चन देख लें ना। पुराने क्वेश्चन क्या है बेटा, बायोलॉजी में पुराने क्वेश्चन नहीं देखना है, फिजिक्स और केमिस्ट्री में देखना है, क्योंकि यहां तो क्वेश्चन बनेगा कि बताओ एल्नस और कैसोराइना में कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है, तो भी वही क्वेश्चन फ्रैंकिया। और उल्टा क्वेश्चन बना दो कि फ्रैंकिया रूट नेड्यूल किसमें बनाते हैं, तो आंसर एल्नस कैसोराइना। अब 2 क्वेश्चन तुमने पढ़े, दोनों सेम, अब टाइम वेस्ट हुआ। तो अगर तुम 50 क्वेश्चन करने बैठे बायोलॉजी में एक टॉपिक के सपोज, तो उन 50 में आप देखोगे कि 25 क्वेश्चन ही है बस, क्योंकि बाकी सब एक जैसे हैं। इसलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम ज्यादा प्रीफर नहीं करते हैं कि आप लोग कोई ऑब्जेक्टिव बुक लो। हाँ, अगर लेनी है तो बस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो आती है, पतली वाली, मोटी वाली नहीं, अरिहंत वाली नहीं, जिसमें 2000 पेज हैं, उसमें थ्योरी भी है,
केवल आप मार्केट से एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जिसमें केवल और केवल क्वेश्चन दिए हैं, कोई थ्योरी नहीं दी है, वो आप परचेज कर सकते हो। वो क्वेश्चन कर ले, अपनी बुकलेट के क्वेश्चन कर ले, दैट्स इनफ, बहुत है। बुकलेट में भी बेकार के क्वेश्चन बहुत से दिए हुए हैं। जब पीछे वाले क्वेश्चन करते हैं सेक्शन सी वाले, अजीब अजीब से नाम दिए हुए हैं, अब वो पढ़ने बैठ जाओगे तो टाइम फिर वेस्ट होगा। इसलिए सेक्शन ए और जिसमें लास्ट ईयर वाले क्वेश्चन है सेक्शन बी, दैट्स इनफ फॉर बायोलॉजी। चलिए अब आते हैं माइकोप्लाज्मा पर। MLO मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स कहते हैं एनिमल, मॉलिक्यूल्स लाइक ऑर्गेनिज्म। नोकॉट एंड रॉक्स ने देखा कि कैटल में निमोनिया हो गई, लंग्स की निमोनिया। निमोनिया के लिए ऑर्गेनिज्म आना चाहिए था डिप्लोकोकस निमोनी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि जो कैटल में निमोनिया हुई थी, तो उन्होंने जब प्लूरल कैविटी से, लंग की कैविटी क्या कहलाई, याद आया प्लूरल, जब प्लूरल कैविटी से उन्होंने ऑर्गेनिज्म को देखा तो देखा उन पे सेल वॉल ही नहीं है। सेल वॉल नहीं है तो ये बैक्टीरिया नहीं हो सकते। नो डाउट बाद में इसको रखा गया बैक्टीरिया में, डिप्लोकोकस नहीं हो सकता, तो उन्होंने नाम दे दिया PPLO, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। नोवेक ने टर्म दिया माइकोप्लाज्मा। ये भी बैक्टीरिया है, ये भी प्रोकैरियोट है, स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोट, वॉललेस प्रोकैरियोट, ग्राम नेगेटिव प्रोकैरियोट्स। सेल वॉल नहीं थी तो इसका कोई डिफाइन शेप नहीं है, कोकस की तरह, बैसिलस की तरह, नो। ये अपने शेप को चेंज कर ले रहे हैं। शेप को चेंज करना प्लियोमॉर्फिज्म, और कहा गया इनको जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम। ये लाइन बहुत पुरानी है। आज ये किंगडम है मोनेरा। आज कौन सा किंगडम है बेटा, ये मोनेरा। लेकिन एक बात बताओ, शुरुआत में तो इनको भी प्लांट में रखा गया था ना, तो ये लाइन तब की है, तो ये लाइन तब की है, कंफ्यूज नहीं होना है। ये प्लांट में आते हैं, नो, प्लांट किंगडम में नहीं आते हैं, लेकिन एक ट्रेडिशनल टर्म है जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम। जैसे जोकर अपने फेस को चेंज कर लेता है, वैसे ही ये भी अपने शेप को चेंज कर लेते हैं, प्लियोमॉर्फिज्म करते हैं, जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम। एनसीईआरटी की लाइन आ गई। दे कैन सर्वाइव और रिस्पायर विदाउट ऑक्सीजन, एनसीईआरटी की लाइन आ गई। मतलब ये नॉर्मली एरोबिक होते हैं, बट अगर ऑक्सीजन ना भी हो तो भी सर्वाइव करेंगे। तो ये हो गए फैकल्टेटिव एनारोब्स। जो एंटीबायोटिक पेनिसिलिन होती है, जब हमें कोई बैक्टीरियल डिजीज होती है और अगर हमें पेनिसिलिन दी जाती है, तो पेनिसिलिन काम करती है सेल वॉल पर। क्या यहाँ पेनिसिलिन काम करेगी? नो सर, क्योंकि सेल वॉल नहीं है। तो यहाँ पर वो एंटीबायोटिक काम करेंगी जो उसके ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन को रोकेंगी। मेटाबॉलिक इनहिबिटर पढ़ाऊंगा, टेरामाइसिन काम करेगी, टेट्रासाइक्लिन काम करेगी, एरिथ्रोमाइसिन काम करेगी। ये टेट्रासाइक्लिन, टेरामाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन ये ट्रांसलेशन को रोकते हैं सेल के अंदर जाकर। पेनिसिलिन सेल वॉल पे काम करती है, तो बाकी और बैक्टीरिया पर पेनिसिलिन भी काम कर सकती है और बाकी अदर एंटीबायोटिक्स भी काम कर सकती हैं, लेकिन माइकोप्लाज्मा पर पेनिसिलिन काम नहीं करेगी। मेटाबॉलिक इनहिबिटर काम करेंगे जो सेल के अंदर जाकर उसके ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन को रोकेंगे।
थोड़ा सा चेंज आया, थोड़ा सा। अगर क्वेश्चन आता है कि प्रोकैरियोट में क्रोमोसोम कैसा होता है, ऑप्शन एक है लीनियर, दूसरा है सर्कुलर। तो प्रोकैरियोट का क्वेश्चन आया या लिखा हुआ है बैक्टीरिया, तो आपको सर्कुलर ही टिक करना है, बिना ये देखे हुए कि भाई बैक्टीरिया में माइकोप्लाज्मा भी आता है। नो, सर्कुलर करना है। हाँ, स्पेसिफाई लिखा हुआ है कि माइकोप्लाज्मा का डीएनए या क्रोमोसोम कैसा होता है, तभी आप टर्म यूज करेंगे क्या? लीनियर। लीनियर। देखो मैंने डीएनए बनाया और डीएनए को जोड़ा नहीं आपस में, क्वाइल्ड है बट लीनियर, सर्कुलर नहीं है। बाकी वही चीज है, डबल स्ट्रैंड है, डबल स्ट्रैंड डीएनए, नॉन हिस्टोन प्रोटीन, क्योंकि डीएनए कभी भी सिंगल स्ट्रैंड नहीं होता है। हमें सिंगल स्ट्रैंड याद ही नहीं रखना है, सिवाय जब तक कि हम वायरस ना पढ़ें तब तक। कहीं पर का कोई डीएनए पूछा जाए, चाहे वो लीनियर हो चाहे सर्कुलर, ऑलवेज डबल स्ट्रैंड। कुछ भी हो, बैक्टीरिया हो, यूकैरियोट हो, प्रोकैरियोट हो, डीएस डीएनए, डबल स्ट्रैंड डीएनए, प्रोकैरियोट से लेकर एनिमल तक। रिप्रोडक्शन अननोन। कुछ लोग मानते हैं कि डीएनए का पार्ट अलग अलग होकर कुछ एलिमेंट्री बॉडीज बनाता है, और ये एलिमेंट्री बॉडीज अलग होकर नया माइकोप्लाज्मा बना देते हैं। तो ओवरऑल रिप्रोडक्शन अननोन है। हाँ, कभी अगर एलिमेंट्री बॉडीज करके आ जाए तो एलिमेंट्री बॉडीज के थ्रू जो है वो रिप्रोडक्शन यहाँ पे हो रहा है। और माइकोप्लाज्मा प्लांट में भी डिजीज कॉज करते हैं और एनिमल में भी डिजीज कॉज करते हैं, दोनों में डिजीज कॉज करते हैं, प्लांट एंड एनिमल। तो ये जो एक पेज का था एनसीईआरटी में किंगडम मोनेरा, उसको हमने 8-10 पेज में बना दिया। लेकिन तुम्हें बिलीव होना चाहिए कि वो जो एक पेज का एनसीईआरटी में दिया है, अगर क्वेश्चन आएगा तो वहीं से आएगा, लेकिन जब तुम उसको पढ़ोगे, उसको देखोगे, तो भाई कुछ चीजें जो हैं वो आपको अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी भी मिलेंगी, जो टाइम टू टाइम आप इसके साथ में करते जाइए। अब दे दिया आर्की बैक्टीरिया। आर्की मीन्स ओल्ड, ठीक है, आर्की मीन्स ओल्ड। तो हम ये बिलीव करते हैं कि जो सबसे पहले बैक्टीरिया आए होंगे वो यू बैक्टीरिया ना होकर आर्की बैक्टीरिया होंगे, और जो सबसे पहले अर्थ पे आए होंगे तो उस टाइम पर अर्थ की कंडीशन बड़ी हार्श होगी, एडवर्स होगी, जैसे सॉल्टी एरियाज ज्यादा होंगे, हॉट स्प्रिंग होंगे, मार्शी एरियाज होंगे। तो ये ऑर्गेनिज्म आज भी इन जगहों पर सरवाइव करते हैं, मतलब ये सबसे पुराने हैं और आज भी जिंदा है। तो नाम क्या दे दोगे? लिविंग फॉसिल। आर्की बैक्टीरिया को हम क्या कह सकते हैं? लिविंग फॉसिल। एनसीईआरटी की एक लाइन में, सेल वॉल इज डिफरेंट फ्रॉम यू बैक्टीरिया, बस इतना दे दिया उसमें कि इसकी सेल वॉल डिफर होती है। क्या डिफर होती है वो मैंने लिख दिया। मैंने लिखा इसकी सेल वॉल को नाम देते हैं सीडोम्यूरिन, मतलब बाकी सारे कंपोनेंट होंगे, क्या नहीं होगा उसमें? NAM, याद आया? कुछ पढ़ा था? और एमाइनो एसिड L और D वाले बनाए थे, L लाइसिन D लाइसिन करके, तो कौन D वाले नहीं होंगे, डेक्स्ट्रो वाले नहीं होंगे, बस। तो एनसीईआरटी कहती है सेल वॉल इज डिफरेंट फ्रॉम यू बैक्टीरिया। क्या डिफरेंट आया? NAM नहीं है, म्यूरिमिक एसिड नहीं है। अब
जब नहीं है लेकिन सेल वॉल हमें उसी की तरह दिखाई पड़ती है नॉर्मल, तो हमने नाम क्या दे दिया, फॉल्स म्यूरिन। तो उसके लिए टर्म क्या यूज किया, सूडो म्यूरिन। क्लियर पॉइंट। लेकिन अगर सिंपल क्वेश्चन आया कि बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, तो लिख देना पेप्टिडोग्लाइकेन, तो लिख देना अमाइनो एसिड एंड शुगर। अब जरा ध्यान दो, जब एनसीईआरटी ने अपनी टेबल बनाई तो उसमें जब मोनेरा लिखा तो मोनेरा में उसने लिखा है अमाइनो एसिड एंड शुगर। तो अमाइनो एसिड एंड शुगर तो दोनों के लिए हो गया ना, आर्की बैक्टीरिया के लिए भी हो गया और यू बैक्टीरिया के लिए भी हो गया। हाँ, लेकिन टर्म अगर पेप्टिडोग्लाइकेन आया तो ये टर्म केवल किसके लिए एप्लीकेबल होगा बताओ, यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया। इसलिए उसने कह दिया सेल वॉल इज डिफर। आगे चले। फिर एक बार क्वेश्चन पीएमटी में आया कि आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम यू बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ, अब की बार ऑप्शन में सेल वॉल नहीं था, ऑप्शन में था ही नहीं, तो अब क्या कर दोगे, लिवर। क्वेश्चन नीट का आया हुआ है कि आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम यू बैक्टीरिया, और इस बार उन्होंने सेल वॉल ऑप्शन नहीं डाला था, केवल कौन सा ऑप्शन डाला था, सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन को टिक कर दिया। अब सुनो मेरी बात, अब ऑप्शन में सेल वॉल भी है, सेल मेम्ब्रेन भी है, दो और कोई अननोन है, वो नहीं है मतलब। तो जब सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों दिए हैं तो फिर मोस्ट एप्रोप्रिएट किसको बनाओगे, सेल वॉल। याद रखना बेटा इस पॉइंट को, ये पॉइंट याद रखना, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन हम लोगों ने लिखा था सेल मेम्ब्रेन इज सिमिलर फ्रॉम प्रोकैरियोट टू यूकैरियोट। तो ये वाला पॉइंट में बहुत, जब सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों दिया हो तो सेल वॉल को टिक करना है। हाँ, अगर कोई ऑप्शन ऐसा होता है सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन 16S rRNA ऑल ऑफ देम, तब क्या करोगे, ऑल ऑफ देम। क्योंकि एनसीईआरटी ने नहीं लिखा सेल मेम्ब्रेन, वो तो क्वेश्चन नीट में आ गया था अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी कि सेल वॉल की जगह सेल मेम्ब्रेन दे दिया था। तो अब यहां पर जो सेल मेम्ब्रेन है वो नॉर्मल जो सेल मेम्ब्रेन है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सेम है, बस उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ब्रांचिंग हो गई थी, ब्रांच चेन लिपिड ब्रांचिंग बन गई थी। जैसे नॉर्मल ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसमें ये ब्रांचिंग हो गई थी। ये हमने बना दी है, ऐसी दिखती नहीं है, ये तो मैंने आपको समझने के लिए बनाई है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। और ये ब्रांचिंग, तो इसका मतलब ये जो सेल मेम्ब्रेन पे ये जो ब्रांचिंग बनी है, सबसे पहले हार्श कंडीशन में कांटेक्ट कौन करता है, ब्रांचिंग करेगी। तो ये ब्रांचिंग इसलिए हुई कि ये क्या कर रही है, ताकि हाई टेम्परेचर पर इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पूरी तरीके से फ्लूइड ना हो जाए। बेटा थर्मोएसिडोफाइल्स होंगे कि नहीं होंगे, यस सर। बस, तो थर्मोएसिडोफाइल्स में ये रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हाई टेम्परेचर पर बैक्टीरिया को बचाना है, आर्की बैक्टीरिया को बचाना है हाई टेम्परेचर थर्मो से, तो उसके लिए ये ब्रांचिंग होती है। अब इनकी केमिस्ट्री क्या होती है, इनकी फिजियोलॉजी क्या होती है, ना हम बताएंगे ना आपको पढ़ना है, बस मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी को ये डिक्रीज करती है, वरना क्या होगा, वो डिसॉल्व हो जाएगी। एक एडिशनल पॉइंट, क्या लिखा मैंने, They contain introns in their, जबकि इंट्रॉन हमने किसमें देखे थे, प्रोकैरियोट में या यूकैरियोट में, यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स।
इसके अलावा इसमें हिस्टोन प्रोटीन भी होती है एसिडिक नेचर वाली, जो किसमें थी? यूकेरियोट्स। अब सुनो, बहुत ध्यान से सुनना, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। हमने तो कहा कि ये आर्की बैक्टीरिया, हमने जो एनसीईआरटी में पढ़ा, हम जो फॉलो कर रहे हैं वो ये फॉलो कर रहे हैं कि आर्की बैक्टीरिया सबसे पहले इवॉल्व हुए, आर्की बैक्टीरिया सबसे पहले इवॉल्व हुए, ठीक है। अब हम एक ऐसे सिस्टम पे आते हैं जो हमारी नोटबुक में, जो हमारी बुक में नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं है, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, और हम एक क्लेडोग्राम बनाते हैं। क्लेडोग्राम का मतलब कौन कैसे डेवलप हुआ, ब्रांचिंग, जो ट्री बनाते हैं इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप से। अब जरा देखना, बेटा इन दोनों क्लेडोग्राम में विच वन इज करेक्ट? लैक्टोबैसिलस पहले आए या आर्की बैक्टीरिया पहले आए? यू बैक्टीरिया पहले आया या आर्की बैक्टीरिया? इसका मतलब ये हुआ कि थर्मोप्रोटियस पहले आया, फिर आया यू बैक्टीरिया, और फिर आया हमारा यूकैरियोट में यूग्लिना, सपोज, है ना बेटा? तो तुम्हारी एनसीईआरटी से तो यही तुमने पढ़ा ना। लेकिन ये क्वेश्चन किसका है? ये जब ब्रांचिंग वाला क्वेश्चन आएगा तो ये क्वेश्चन होगा क्लेडोग्राम, मतलब ये फाइलोजेनेटिक का होगा। अब ये बताओ मुझे, थर्मोप्रोटियस में इंट्रॉन थे तो क्या लैक्टोबैसिलस में गायब हो गए? सर मे बी रेट्रोग्रेसिव एवोल्यूशन हुआ। बताओ बेटा। सर मे बी रेट्रोग्रेसिव एवोल्यूशन हुआ, मतलब तो जिस कंडीशन में नहीं, फाइलोजेनी कहती है, जो हम एनसीईआरटी में पढ़ते हैं, फाइलोजेनी उसका उल्टा कहती है। फाइलोजेनी कहती है लैक्टोबैसिलस पहले आया, फिर थर्मो एसिडोफाइल्स आए, फिर यूग्लिना आया, क्योंकि यूग्लिना में भी इंट्रॉन है, यहाँ पर भी इंट्रॉन है, यहाँ पर भी हिस्टोन प्रोटीन है, यहाँ पर भी हिस्टोन प्रोटीन है, जबकि लैक्टोबैसिलस में कोई इंट्रॉन नहीं है। देखा? तो क्लेडोग्राम के बेसिस पर, फाइलोजेनेटिक बेसिस पर, मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी के बेसिस पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? फर्स्ट वन। फर्स्ट वन। बेटा देखो, ये बताने का मकसद ये नहीं है कि अगर कहीं पर लिखा है स्टेटमेंट आपके नीट में कि आर्की बैक्टीरिया आर मोस्ट एंशिएंट ऑर्गेनिज्म और आप उसको गलत करके चले आओ, नहीं, वो एनसीईआरटी है, उसको टिक करके आना, वो बिल्कुल सही है। लेकिन जैसे जैसे वर्क आगे बढ़ा, फाइलोजेनी, हम लोग बेटा इसको फॉलो नहीं करते हैं, फाइलोजेनेटिक सिस्टम को। हमारी पूरी एनसीईआरटी जो है वो फाइलोजेनेटिक को फॉलो नहीं कर रही है। लेकिन इन केस कोई बाहर का क्वेश्चन नीट में कभी आता है तो ध्यान रखना कि अगर ये क्लेडोग्राम बने हुए हैं, ये ब्रांचिंग वाला बना हुआ है, तो उस केस में तुम यूकैरियोट के पड़ोस में किसको रखोगे? प्रेजेंस ऑफ इंट्रॉन। अब ये लाइन आप सुनो, ये लाइन जब 12th की आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी स्टडी करोगे, 12th में एनसीईआरटी,
तो जहां पर ये इंट्रॉन एक्सॉन दिया हुआ है ना, वहां पर जाके आज देखना क्या लिखा हुआ है, प्रेजेंस ऑफ इंट्रॉन इज द रेमिनिसेंट ऑफ एंटीक्विटी। प्रेजेंस ऑफ इंट्रॉन इज द रेमिनिसेंट ऑफ एंटीक्विटी। एनसीईआरटी की लाइन बोल रहा हूं, मतलब इंट्रॉन की प्रेजेंस हमें रिमाइंड कराती है, रेमिनिसेंट का मतलब याद दिलाना, रिमाइंड कराना, हमें रिमाइंड कराती है एंटीक्विटी, पुराने चीजों की। तो इंट्रॉन जो है वो क्या है, पढ़ा तो हम लोगों ने यूकैरियोट में, लेकिन था क्या वो एक्चुअली, पुराना। और पुराना क्या था, आर्की बैक्टीरिया। ये लाइन है कि प्रेजेंस ऑफ इंट्रॉन इज द रेमिनिसेंट ऑफ एंटीक्विटी। ये 12th में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में गिवन है। तो देखो बेटा, अब हम वापस आते हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो गया है। तुम्हें दो चीज याद रखनी है, अगर हमारा स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन होता है तो हम आर्की बैक्टीरिया को आज भी सबसे पुराना मानते हैं। मैंने नोट्स में भी लिखा हुआ है, मैंने लिविंग फॉसिल भी लिखा हुआ है, सब कुछ सही है। लेकिन अगर कभी क्वेश्चन ये ब्रांचिंग वाला आ जाए, क्लेडोग्राम वाला आ जाए, तो याद रखना क्लेडोग्राम वाला जब भी क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन ही दिया हुआ है फाइलोजेनी से, और फाइलोजेनी ये कहती है कि यूकैरियोट के सबसे करीब आर्की बैक्टीरिया है, ना कि यू बैक्टीरिया। क्लियर पॉइंट हुआ? यस सर। बस ये चीज तुम्हें याद रखना। लड़ने का मन भी है। वैसे ये क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है, 0%। लेकिन इन केस मैं कहता हूं आ जाए, तो दिमाग में बच्चों के यही होता है कि लाओ भाई हम सबसे पहले आर्की बैक्टीरिया देखें, फिर यू बैक्टीरिया और फिर यूकैरियोट। यही तो डोमेन्स पढ़े थे हम लोगों ने। लेकिन तब क्वेश्चन गलत हो जाएगा, 4 नंबर गलत हो जाएंगे। उसके लिए मैंने बताया आपको कि कभी क्लेडोग्राम करके क्वेश्चन आए तो उस केस में तुम्हें अपनी यूकैरियोट के करीब आर्की बैक्टीरिया को ही रखना है। ओके, हो गया। अब आगे बढ़ते हैं बेटा। अब आर्की बैक्टीरिया को हमने 3 ग्रुप में बना लिया। सबसे पहले मिथेनोजेंस आए। क्यों? ऑक्सीजन थी ही नहीं, तो ये ऑब्लिगेट एनारोब्स थे, कीमोसिंथेटिक नेचर था, मार्शी एरिया आदि है। कभी कभी हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं हम लोग, न्यूज में दिखाते हैं, टीवी न्यूज में, कि पानी के ऊपर आग जल रही है और बिल्कुल हल्ला हो जाता है टीवी न्यूज में। या कोई एरिया है मार्शी, उसके ऊपर आग जल रही है और ये आग पिछले 10 सालों से जल रही है लगातार। टीवी में दिखाते हैं पानी के ऊपर आग कैसे लग गई। बेटा इतनी सिंपल सी बात है, क्या रिलीज हो रही है, मीथेन गैस। खत्म बात हो गई यार, मीथेन में तो आग लगेगी ही लगेगी। बस वहां पे कौन से बैक्टीरिया हैं, मिथेनोजेंस। लोग आग खत्म हो गई, अब क्या है, 10 साल हो या 20 साल हो या 40 साल हो, एक जगह पर करीब करीब 40 साल हो गए आग जलते हुए। अब वहां कोई बुझाने ही नहीं आता है, क्योंकि साइंटिस्ट को मालूम है ना, टीवी में दिखाते हैं न्यूज, पानी पर आग आ गई, पानी से आग जलने लगी। तो समझ गए ना, सिंपल सी बात हो गई। सेकेंड थिंग, ये मिथेनोजेंस हर्बीवोर्स के स्टमक में रहते हैं, रूमेन। क्यों? हर्बीवोर्स खाते हैं कच्ची सब्जियां, कच्ची लीफ। और बेटा जब कच्ची लीफ खाएंगे तो उसमें सेल वॉल होगी कि नहीं होगी? यस सर। जब उसमें सेल वॉल हो, सेल वॉल का फर्मेंटेशन होना जरूरी है। सेल्यूलोज का फर्मेंटेशन भी कौन करेगा? मिथेनोजेंस। हम लोगों में, हम लोग क्या करने लगे, खाने को कुक करने लगे। जब डिस्कवरी हुई फायर की, जब आग लोगों ने बनाई, तो जब आग जल गई तो लोग खाना बनाने लगे। तो जब हम खाना बनाते हैं, जब हम सब्जी बनाते हैं, तो यार वो कुक करते हैं, सेल्यूलोज डिसॉल्व हो जाता है टेम्परेचर पे।
तो हमारे पेट में दर्द नहीं होता है। लेकिन ऐसा नहीं है। उसके बाद जरा देखना, उसके बाद जब हम फ्रूट खाते हैं तो वो भी फ्रूट जो हम खाते हैं वो पके हुए फ्रूट खाते हैं यार, और उसमें भी सेल वॉल, मैंने क्या कहा था, टेम्परेचर बढ़ता है, क्लाइमेक्टिक रिस्पिरेशन होता है, और सेल वॉल क्या होती है, डिसॉल्व हो जाती है, जो पक्के फ्रूट खाते हैं। लेकिन फिर भी कुछ सेल्यूलोज रहता है, कुछ सेल वॉल रहती है। लेकिन अगर कच्चे अमरूद, कच्चे फल, खीरा, कच्चा खीरा सुबह से लेकर शाम तक खाने लगो, देखो शाम को इंडाइजेशन हो जाएगा, बैठोगे जाकर। क्यों? सुबह से लेकर शाम तक जो आपने फूड खाया बिना कुक किया हुआ और उसमें सेल्यूलोज था, अब सेल्यूलोज आपकी स्टमक में या इंटेस्टाइन में पहुंच गया और उसका डाइजेशन करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। हम लोगों में मिथेनोजेंस नहीं है। मीनिंग आया समझ में जो बताया मैंने बेटा आपको? यस सर। हर्बीवोर्स कच्ची चीजें ही खा रहे हैं। कच्ची चीज का मतलब सेल वॉल जा रही है, सेल्यूलोज जा रही है, सेल्यूलोज का फर्मेंटेशन होना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। तो बाकी हो गए, दे आर ऑब्लिगेट, दे आर कीमोसिंथेटिक। नाउ जीनस देखो, उसी के नाम से जीनस हो रहे हैं, मिथेनोबैक्टीरियम, मिथेनोकोकस, मिथेनोस्पाइरिलम। हेलो साल्ट, हेलो का मतलब ही साल्ट। साल्टी एरियाज में जो प्लांट ग्रो करे, हेलोफाइट्स, मैंग्रोव वेजिटेशन। सॉल्टी एरिया में जो बैक्टीरिया ग्रो करे, हेलोफाइट्स। फैकल्टेटिव एनारोब्स हैं। हेट्रोट्रॉफ हैं। हेलोफाइल्स के अंदर खाना बनाने वाला सिस्टम डेवलप हो रहा है, पूरा नहीं हुआ। एक रेड कलर का पिगमेंट है बैक्टीरिया रोडोप्सिन, रोडो मींस रेड होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ जो सनलाइट को ट्रैप कर लेता है और उसको एटीपी में कन्वर्ट कर देता है। इतना हो गया, लेकिन वो एटीपी क्या नहीं बना पा रही है? फूड। क्योंकि अभी एंजाइम नहीं है। अकेले एटीपी फूड नहीं बनाती। हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस में पढ़ा ना, कितने सारे एंजाइम होते हैं। तो देखो, लाइट रिएक्शन तो हो गया, लेकिन क्या नहीं हो पाया? डार्क रिएक्शन। तो ये ऑटोट्रॉफ हुए या हेटेरोट्रॉफ? हेटेरोट्रॉफ। उसके बाद जब सॉल्टी एरिया में है तो यार एक्सऑस्मोसिस हो जाती है, सारा पानी निकल जाता है। इसको रोकने के लिए किसका कंसंट्रेशन ज्यादा हुआ? सॉल्ट। तो सॉल्ट का कंसंट्रेशन सेल के अंदर भी और बाहर भी, कंडीशन दोनों तरफ आइसोटोनिक बन गई। इस तरीके से सरवाइव कर रहे हैं और इनके नेम हो गए हेलोकोकस, हेलोबैक्टीरियम। थर्मोएसिडोफाइल्स, हॉट सल्फर स्प्रिंग, अगर आप लोगों ने देखे हो, अक्सर हिली एरियाज में होते हैं। मसूरी घूमने जाओगे वहां मिलेगा। गरम गरम पानी, हाथ डालोगे गरम पानी। एक बहुत बढ़िया सीन बनता है मणिकरण में, शिमला से कुछ दूरी पर एक मणिकरण एरिया है, वहां पे गुरुद्वारा भी है। तो स्प्रिंग निकल रहा है, वाटर स्प्रिंग, और जब वाटर स्प्रिंग को देखोगे ना तो पूरा धुआं धुआं ऊपर उठ रहा है। क्यों? सल्फर की वजह से। सल्फर जब पानी के साथ रिएक्ट करता है तो धुआं उठता है और पानी गर्म हो जाता है। तो इतनी लो टेम्परेचर है शिमला में, मणिकरण में, लेकिन जब आप उस पानी में हाथ डालते हैं तो वो पानी आपको गर्म दिखता है, धुआं सा उठता है।
क्या है ये, क्यों हुआ ऐसा? वहां पर आर्कीबैक्टीरिया थर्मोएसिडोफाइल्स है। कौन सा? Thermoacidophile. Thermoacidophile. थर्मोएसिडोफाइल्स क्या कर रहा है? सल्फर को सल्फ्यूरिक एसिड में, जब उसको ऑक्सीजन मिली, इसीलिए सल्फर को सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है बेटा, जब वो खुली जगह पर होता है। तो खुली जगह पर जब ये वाटर स्प्रिंग हम देखते हैं तो वाटर स्प्रिंग में पूरा नीचे पानी और ऊपर पानी के ऊपर धुआं सा दिखता है। क्यों? जैसे ही एसिड बना और एसिड वाटर के साथ मिक्स हुआ तो वहीं पर निकलने लगती है धुंधली सी स्मोगी स्ट्रक्चर। और जब ऑक्सीजन ना हो तो ये सल्फर को रिड्यूस कर देता है H2S में। तो जब ये वाला पानी हम लोग पीते हैं थोड़ा सा, तो थोड़ा सा उसका टेस्ट बिटर लगता है। पानी गर्म होता है, हॉट, तो ये बैक्टीरिया हाई टेम्परेचर और एसिडिक कंडीशन में सरवाइव कर जाते हैं ड्यू टू स्पेशल कंडीशन ऑफ सेल वॉल एंड ब्रांच्ड चेन लिपिड सेल मेम्ब्रेन। कीमोसिंथेटिक नेचर के होते हैं। और ये एग्जाम्पल है थर्मोप्लाज्मा थर्मोप्रोटियस। अरे कभी देखा है तुम लोगों ने हॉट स्प्रिंग वाटर? यस मणिकर्ण। हाँ, जो आपने देखा वो मैंने भी देखा। सर बद्रीनाथ। बद्रीनाथ में, बिल्कुल, मैंने कहा ना हिली एरियाज में। अब बद्रीनाथ काफी लोग जा नहीं पाते हैं, लेकिन हाँ मसूरी है, शिमला है, यहाँ पे लोग चले जाते हैं, इसलिए मैंने वो एग्जाम्पल दिए। क्लियर पॉइंट? यस सर। और कुछ जगह तो पानी इतना गर्म हो जाता है कि लोग राइस वगैरह बना लेते हैं, सुना है ना? Yes, sir. कपड़े में चावलों को बांध दिया और उसी वाटर के अंदर रखे रहे, चावल पक गए। तो ये सारी चीजें थर्मोएसिडोफाइल्स की वजह से हो रही है। तो ये थर्मोएसिडोफाइल्स हो गए बेटा। अब एनसीईआरटी ने क्या लिखा है? एनसीईआरटी की एक लाइन को डिस्क्राइब करने के लिए ये पूरे 2 पेज का है। एनसीईआरटी ने इसी किंगडम मोनेरा वाले टॉपिक में लिखा है सम सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर। अच्छा बताओ, तुमने देखा जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है क्या? ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। अब ये जो डीएनए ट्रांसफर हुआ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो वो डीएनए ट्रांसफर हुआ किससे? गैमीट्स बना, और गैमीट्स के अंदर क्या था? क्रोमोसोम। बेटा मेल और फीमेल गैमेट्स बने, और मेल और फीमेल गैमेट्स क्रोमोसोम। Yes, sir. Yes, sir. ये भी हो गया डीएनए ट्रांसफर, ये भी हो गया डीएनए ट्रांसफर। लेकिन यहां पर जो डीएनए ट्रांसफर हुआ मेजॉरिटी में, किंगडम मोनेरा को छोड़ दें, बाकी सब में जो डीएनए ट्रांसफर वो हुआ गैमीट फॉर्मेशन और सिनगेमी से। इसे कहते हैं ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन गैमीट ट्रांसफर तो होना ही होना है, क्योंकि गैमीट ट्रांसफर के बगैर वेरिएशन तो आ नहीं सकता। अब लेकिन बैक्टीरिया के केस में हम कहते हैं नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट, या एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सम सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कुछ स्टेप होता है लाइक डीएनए ट्रांसफर, लेकिन ये डीएनए ट्रांसफर जो होता है
ना तो गैमेट्स बनते हैं और ना सिंगेनी होती है। इसे कहते हैं रिकॉम्बिनेशन। देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स and no fusion of gametes in bacteria, that is no alternation of generation or no sexual reproduction. NCERT लिखती है some sort of sexual reproduction, मतलब NCERT का दूसरा पॉइंट, genetic variation takes place by primitive type of DNA transfer। एक लाइन NCERT में, इस primitive type of DNA transfer को direct DNA transfer हो रहा है, इसको हमने नाम दिया genetic recombination या sexual recombination। सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन बैक्टीरिया में 3 तरीके से हो सकता है। एक तरीका, बाहर से कोई डीएनए उसको मिल जाए, बस सॉल्यूशन में कोई डीएनए था, वो बैक्टीरिया में पहुंच गया। अब हम पूरी कहानी नहीं करेंगे ग्रिफिथ की। आर टाइप एस टाइप में कन्वर्ट हो गया। क्यों? एस टाइप को हीट किल्ड कर दिया था और एस टाइप का डीएनए टूटा नहीं था, क्योंकि हीट किल्ड करने पर उसकी सेल वॉल साइटोप्लाज्म नहीं खत्म हुआ था, डीएनए बना रहा था, और डीएनए जो था वो आर टाइप में चला गया। और जब डीएनए आर टाइप में चला गया तो चूहे के अंदर जो नई वैरायटी बनी थी वो कुछ तो आर टाइप थी और कुछ एस टाइप थी, और उस एस टाइप की वजह से चूहे की डेथ हो गई। ट्रांसफॉर्मेशन। सिंपल वर्ड में बैक्टीरिया के अंदर एबिलिटी होती है कि वो डायरेक्ट कोई भी डीएनए एक्सेप्ट कर सकता है, एंड दिस एबिलिटी इज नोन एज कॉम्पिटेंस, एंड दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। ये आपने पढ़ा बायोटेक में कि जब इंसुलिन का जीन हमने प्लाज्मिड में लगाया और फिर बैक्टीरिया ने उस प्लाज्मिड को पिकअप कर लिया, आ गया वेरिएशन। और यहीं पर प्रूफ हुआ था कि जो ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल है, जो जेनेटिक मटेरियल है, वो डीएनए होता है, वो आरएनए या प्रोटीन नहीं होती है। एक तरीका वेरिएशन आ गया। दूसरा तरीका वेरिएशन, दो बैक्टीरिया कम इन कॉन्टेक्ट, उस बैक्टीरिया में एफ प्लाज्मिड होना चाहिए। एफ प्लाज्मिड फर्टिलिटी के लिए, मतलब वो प्लाज्मिड सेक्सुअली फॉर्म करेगा और वो बैक्टीरिया कहलाएगा एफ पॉजिटिव। एक वो बैक्टीरिया जिसके पास एफ प्लाज्मिड नहीं है वो कहलाएगा एफ नेगेटिव। सेक्सुअली के थ्रू ब्रिज बनेगा, ट्यूब बनेगी, उस ट्यूब को नाम देंगे कंजुगेशन ट्यूब, और इस कंजुगेशन ट्यूब से होता हुआ कोई भी डीएनए, कोई भी, यहां पर एफ प्लाज्मिड है नहीं, कोई भी डीएनए इधर से उधर चला जाएगा। यहां पर तो हमने एफ प्लाज्मिड को ही रेप्लिकेट करके पहुंचाया है एफ नेगेटिव में, तो यहां पर एफ पॉजिटिव और एफ नेगेटिव अगर यहां पर मेटिंग करते हैं तो यहां पर रिजल्ट आएगा कि एफ नेगेटिव बिकम एफ पॉजिटिव, दैट इज कंजुगेशन, एंड दिस टाइप ऑफ कंजुगेशन इज नोन एज सक्सेशन। लेकिन ध्यान रखना, केवल एफ प्लाज्मिड ही नहीं जाएगा, हो सकता कोई एंटीबायोटिक वाला जीन होता, टेरामाइसिन का जीन होता, टेट्रासाइक्लिन का जीन होता, क्लोरेमफेनिकॉल का जीन होता, वो एक दूसरे में चले जाते, क्या होता, दोनों बैक्टीरिया रिकॉम्बिनेंट हो जाते, दोनों बैक्टीरिया में जेनेटिक वेरिएशन आ जाता है। इस तरीके से बैक्टीरिया अपने आप को सरवाइव करते रहते हैं। ये भी डायरेक्ट डीएनए, यहां पर भी गैमेट्स नहीं बना, यहां पर भी गैमेट्स नहीं बना, ये प्रोसेस कहलाया कंजुगेशन। वायरस आ गया, कुछ केसेस में वायरस डीएनए को ट्रांसफर करते हैं। ध्यान से डायग्राम देखो, इसे ट्रांसडक्शन कहते हैं। वायरस ने अटैक किया, वायरल डीएनए आ गया, वायरल डीएनए और जिसमें बैक्टीरियल डीएनए दोनों होगा वो बैक्टीरिया कहलाएगा लाइसोजेनिक। यहां से प्रोसेस हो सकता है कि बैक्टीरिया अपनी नई कॉलोनी बनाए, तो जब बैक्टीरिया डिवाइड होगा तो वायरल डीएनए भी डिवाइड हो जाएगा, या जो क्रोमोसोम है, बैक्टीरियल क्रोमोसोम और वायरल डीएनए,
एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस। एक्सो और एंडोन्यूक्लियस वायरल डीएनए को कट करते हैं, या तो पूरा खत्म कर देंगे, एक प्रोसेस ये भी है, तो डिफेंसिव सिस्टम कहलाएगा। अगर पूरा खत्म नहीं किया तो वायरल डीएनए और बैक्टीरियल डीएनए के फ्रेगमेंट्स आपस में फ्यूज हो गए। फिर क्या हुआ, जो वायरल डीएनए है उसमें ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन हुआ, नई प्रोटीन कैप बन गई, नए वायरस बन गए, बैक्टीरिया को तोड़कर वायरस बाहर निकले। फिर ये वायरस अटैक कर रहा है किसी दूसरे बैक्टीरिया पर, उसके अंदर उसका डीएनए गया, और जो रेड वाला डीएनए था वो लग गया जाकर इससे, सॉरी, जो ब्लू वाला डीएनए था वो रेड वाले डीएनए के साथ, बैक्टीरिया के साथ अटैच हो गया। अब ये बैक्टीरिया बन गया रिकॉम्बिनेंट। इसमें भी फीचर बैक्टीरिया ए वाले आ गए। वायरल डीएनए बाद में डिसॉल्व हो जाएगा एंजाइम के थ्रू। ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर, इसके थ्रू, वायरस के थ्रू। ये हुआ ट्रांसडक्शन। तो ट्रांसफॉर्मेशन, कंजुगेशन एंड ट्रांसडक्शन, इसको एनसीईआरटी ने एक लाइन में लिख दिया, डायरेक्ट या प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर। इसको लिख दिया सम सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये जो एक लाइन है एनसीईआरटी की, उसको समझने के लिए हमने ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन और ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन और कंजुगेशन, ये तीन चीजों को पढ़ा। अब इतना नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, लेकिन हाँ ये यहां से तो नहीं आएगा, बट ये टॉपिक बायोटेक में भी आ जाएगा, ये टॉपिक मॉलिक्यूलर में आ जाएगा, ये टॉपिक हर्शे एंड चेस के एक्सपेरिमेंट में भी आ जाएगा, अलग अलग जगहों पर। क्लियर हो गया बेटा सबको? Yes, sir. ठीक है, तो अब ये हमारा टॉपिक किंगडम मोनेरा कंप्लीट हो गया आज। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा किंगडम प्रोटिस्टा, उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सभी लोग टेस्ट जो है वो जरूर देते रहेंगे बेटा। जो भी टेस्ट के शेड्यूल वगैरह आपके आएंगे वो फॉलो करने हैं। आपको टेस्ट का शेड्यूल मिल गया है बेटा? नहीं सर। Sir. Yes, sir. बेटा ग्रुप पे पढ़ा हुआ है, देखो सर टीम्स पे है। टीम्स पे है, कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं जरूर आपको मिल जाएगा, या तो टीम्स पे मिलेगा और या तो फिर ग्रुप में मिलेगा। मैं ग्रुप में भी डलवा दूंगा आजकल में। ठीक सर है। जो 16 दिसंबर से स्टार्ट है उसकी बात कर रहे हो आप? जी हाँ, हाँ वो तो मिल गया था ठीक। पहले। बस ठीक है बेटा। केमिस्ट्री की क्लास इस वीक आपकी नहीं होगी, कुछ प्रॉब्लम दिनेश सर के साथ में हो गई थी, तो इसीलिए मैंने फिजिक्स की क्लासेस आपकी थोड़ी सी बढ़ा दी थी। ठीक है, सर सेल डिवीजन के डाउट्स कब लोगे? सर अब आप ही का क्लास है बेटा? सर अगले हफ्ते ही होगी अब तो। एक मिनट में टाइम टेबल, एक मिनट में टाइम टेबल देखते हैं। एक मिनट बस बेटा। आज है थर्सडे और कल है